हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पॉलिटिकल साइंस में हम 50 क्वेश्चन करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन लिया है, सारी पूरी वीडियो जरूर देखिए। सकारात्मक उदारवाद में बताया गया है, सकारात्मक उदारवाद व्यक्ति की अपेक्षा समाज अधिक महत्वपूर्ण है, समाज की अपेक्षा व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है, या व्यक्ति तथा समाज दोनों मिलकर समान रूप से जो है महत्वपूर्ण है। और कभी व्यक्ति तथा कभी समाज या अन्य समय समाज अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। राइट ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा। व्यक्ति और समाजवाद, समाज दोनों ही इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। उदारवादी दर्शन का केंद्र बिंदु क्या है? वो व्यक्ति होता है, यानी व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है। और उदारवाद का मूल आधार भी व्यक्ति है, उदारवाद का केंद्र बिंदु व्यक्ति है, और व्यक्ति को ही साध्य मानकर, ठीक है, व्यक्ति को साध्य माना गया है और साध्य मानकर वह आगे बढ़ता है। और समाज और राज्य तो केवल क्या है? साधन मानता है। ठीक है। समाज और राज्य क्या है? साधन है उदारवाद के अनुसार। व्यक्ति क्या है? वो साध्य है। ठीक है। तो समाज और राज्य तो केवल साधन और इनका महत्व वहीं तक है जहां वे साध्य की पूर्ति में, यानी व्यक्ति के हितों की पूर्ति में क्या है? वो सहायक हो। ठीक है। तो राइट ऑप्शन, जैसा कि दोनों महत्वपूर्ण है समान रूप से, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यानी उसका जो समाज है, राज्य है, वो साधन है और व्यक्ति साध्य है। चलिए, सेकंड है अति व्यक्तिवाद का संबंध निम्न में से किस एक से है? मार्क्सवाद, उदारवाद, अराजकतावाद या व्यक्तिवाद? अति व्यक्तिवाद की बात की जा रही है। तो देखिए, व्यक्तिवाद जहां राज्य के कार्यों को केवल सुरक्षा और सुव्यवस्था तक सीमित करना चाहते हैं, यानी व्यक्तिवाद जो है वो राज्य के जो कार्य होते हैं उसको क्या करते हैं? थोड़ा सीमित करना चाहते हैं, यानी राज्य के अधिकारों को कम करना चाहते हैं, व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता और अधिकार देना चाहते हैं। वहीं पे अराजकतावादियों की समस्या उनके कार्यों को सीमित करने की नहीं होती है। ठीक है। अराजकतावादियों की जो होती है उनके कार्यों को सीमित करने की नहीं होती है। ठीक है। बल्कि उनके अस्तित्व को ही वो समाप्त कर देना चाहते हैं। यानी अराजकतावादी क्या करते हैं? राज्य को ही बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं मानते। ठीक है। यानी ये राज्य की आवश्यकता को ही नहीं समझते। कौन? ये अराजकतावादी। इनके अनुसार राज्य को क्या करना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है। यानी राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस प्रकार साम्यवादियों का प्रमुख शत्रु पूंजीपति होता है, उसी प्रकार अराजकतावादियों का जो प्रमुख शत्रु होता है वो कौन होता है? वो राज्य होता है। ठीक है। यानी अराजकतावादी जो है वो राज्य को नहीं मानते। राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा अराजकतावाद। अति व्यक्तिवाद का यानी अधिक से अधिक व्यक्ति को स्वतंत्रता देना चाहते हैं, अधिक से अधिक व्यक्ति के अधिकारों को महत्वपूर्ण समझते हैं, यह है अराजकतावाद, जो राज्य की आवश्यकता को बिल्कुल समाप्त करना चाहते हैं, यानी राज्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है इनके अनुसार। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अराजकतावाद। सर्वसत्तात्मक राज्य उसे कहते हैं जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में निहित हो। बी है राज्य के अपनी प्रजा पर असीमित अधिकार हो। और सी है राज्य प्रजा की संपूर्ण आवश्यकताओं को संपन्न करता हो। और डी है राज्य का अपने स्रोतों पर पूर्ण नियंत्रण हो। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी राज्य का अपने स्रोतों पर जो है पूर्ण नियंत्रण हो, तो सर्वसत्तात्मक राज्य उसे कहा जाएगा। ठीक है। यानी जिस राज्य में व्यक्ति के जीवन के व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों पर राज्य का क्या होता है? पूर्णाधिकार होता है, पूर्ण रूप से अधिकार होता है। यानी तो ऐसी विचारधारा को क्या कहते हैं? इसको सर्वसत्तावाद कहते हैं। ठीक है। सर्वसत्तावाद कहते हैं किसे? ऐसी विचारधारा को। तो राइट ऑप्शन हो जहां राज्य के स्रोतों का पूर्ण नियंत्रण रहता हो। ठीक है। राइट ऑप्शन डी। फोर्थ है सकारात्मक स्वतंत्रता का अभिप्राय है सभी प्रकार के प्रतिबंधों का ना होना, राष्ट्रीय मुक्ति, औपनिवेशिक प्रशासन से स्वतंत्रता, है डी है अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का ना होना। सकारात्मक स्वतंत्रता, देखिए ग्रीन ने सकारात्मक स्वतंत्रता को स्पष्ट करते हुए कहा है। किसने? टीएच ग्रीन ने। तो ग्रीन ने कहा है
कि स्वतंत्रता उन वस्तुओं को करने तथा उपयोग करने की शक्ति अथवा सामर्थ्य में निहित होती है जो कि करने अथवा उपयोग करने योग्य, यानी जो करने और उपयोग, ठीक है, करने योग्य हैं। इसको मतलब क्या कहते हैं ग्रीन, कि जो स्वतंत्रता है उन वस्तुओं को करने तथा उपयोग करने की शक्ति अथवा सामर्थ्य में निहित, यानी जिसकी जितनी सामर्थ्य हो। ठीक है, हमने पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े हैं। तो जो कि करने अथवा उपयोग करने से के योग्य है। स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत उन प्रतिबंधों विशेषताओं को हटाने की मांग करता है। वे प्रतिबंध जो हैं, वे विशेषताएं जो हैं, कौन सी, जिनको हटाने की बात करता है या मांग करता है, जो सामाजिक व्यवस्थाओं में पैदा हुई हो और जिन्हें हटाना व्यवहारिक भी हो, यानी जिन्हें हटाना क्या हो, व्यवहारिक भी हो। तो राइट ऑप्शन सकारात्मक स्वतंत्रता का अभिप्राय। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब हो जाएगा अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का न होना, यानी प्रतिबंध हो लेकिन अन्यायपूर्ण, क्योंकि ग्रीन एक तरफ व्यक्तिवाद को भी महत्व देता है और दूसरी तरफ ये आदर्शवादी विचारक भी थोड़ा सा माना जाता है, तो ये दोनों इसके विचार मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रजातंत्र की अभिजनवाद सिद्धांत की प्रवक्ता निम्न में से एक को सच्चाई मानते हैं। ए ऑप्शन है जन्म से असमानता की मान्यता, बी ऑप्शन है जन्म के आधार पर असमानता की अस्वीकृति और प्राकृतिक असमानता की स्वीकृति, और डी है समाज द्वारा पैदा की गई असमानता की स्वीकृति। तो प्रजातंत्र के अभिजन सिद्धांत की प्रवक्ता निम्न में से एक को सच्चाई मानते हैं, किसको, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक असमानता की स्वीकृति। यानी प्रजातंत्र के अभिजनवाद सिद्धांत के प्रवक्ता प्राकृतिक असमानता को स्वीकार करते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, संपत्ति के 6 क्वेश्चन है। संपत्ति के प्राकृतिक सिद्धांत का अभिप्राय है कि राज्य के उद्भव के बाद राज्य द्वारा स्वीकृत अधिकारों में से संपत्ति पहला अधिकार था। बी है राज्य के उद्भव से पूर्व संपत्ति का अधिकार विद्यमान था, और सी है संपत्ति का अधिकार स्वीकृत किया गया क्योंकि वह नागरिकों के लिए स्वाभाविक माना गया है, और डी है परमात्मा द्वारा संपत्ति का अधिकार स्वीकार किया गया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि राज्य के उद्भव से पूर्व संपत्ति का अधिकार विद्यमान था। तो प्राकृतिक सिद्धांत क्या पूछा, प्राकृतिक सिद्धांत का मतलब क्या है। देखिए लॉक ने सर्वप्रथम, किसने, जॉन लॉक, ठीक है, तो जॉन लॉक ने सर्वप्रथम संपत्ति के अधिकार को क्या माना है, प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार माना है किसने, लॉक ने, और इसकी कोटि में इसने रखा है, और इस अधिकार की रक्षा के लिए राज्य की स्थापना एक न्यास के रूप में की। अतः राज्य के उद्भव से पूर्व संपत्ति का अधिकार विद्यमान था। यह है विचार लॉक के, और प्राकृतिक सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि राज्य के उद्भव से पूर्व संपत्ति का अधिकार विद्यमान था। ठीक है, और इस विचार को रखने वाला कौन है, जॉन लॉक। संपत्ति से व्यक्तिवादी सिद्धांत से अभिप्राय है। संपत्ति के व्यक्तिवादी सिद्धांत से क्या मतलब है, यह है सभी व्यक्तियों में संपत्ति समानता के आधार पर विभाजित की जानी चाहिए, यानी सब जो भी संपत्ति हो सबको समान रूप से बांट देनी चाहिए। वह व्यक्ति को जितनी भी संपत्ति वह चाहे अर्जित करने की छूट होनी चाहिए, चाहे जितनी भी वो अर्जित करना चाहे। सी है राज्य को कानून के द्वारा संपत्ति का समान विभाजन करना चाहिए, और डी है परमात्मा ने संपत्ति का सब व्यक्तियों में समान विभाजन किया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी व्यक्ति को जितनी भी संपत्ति चाहे वह अर्जित करने की छूट होनी चाहिए। एक इस सिद्धांत के अनुसार, संपत्ति के व्यक्तिवादी सिद्धांत के अनुसार। और उदारवाद के प्रमुख जो है प्रवर्तक जॉन लॉक हैं, और जीवन और स्वतंत्रता के अलावा संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकारों को कोटि में रखा है। इन्होंने प्राकृतिक अधिकार के साथ साथ जीवन और किसको, स्वतंत्रता, ठीक है, इसको भी इसकी कोटि में रखा है। और इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जो भी संपत्ति हो, तथा व्यक्ति जितनी चाहे संपत्ति अर्जित करे। 8 क्वेश्चन है, अधिकारियों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के सामाजिक विकास पर बल देता है। ठीक है, आर्थिक विकास अधिकारियों नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अधिकारों होना चाहिए। ठीक है, तो अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत जो है मनुष्य के सामाजिक विकास पर बल देता है, आर्थिक विकास पर बल देता है, नागरिक विकास पर बल देता है, या नैतिक विकास पर बल देता है। ठीक है,
तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार ये अधिकारों हो जाएगा, तो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक है, अधिकारों। तो अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत के अनुसार सामाजिक विकास पर बल देता है, आर्थिक विकास पर बल देता है, नागरिक विकास पर बल देता है, नैतिक विकास पर बल देता है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नैतिक विकास पर बल देता है। जो अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत है वो किस विकास पर बल देता है? व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य दोनों ही परिस्थितियों में नैतिक विकास पर बल देता है। और इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का आधार क्या होना चाहिए? नैतिकता होना चाहिए, ठीक है। और यह सिद्धांत बताता है कि राज्य को उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करना चाहिए जो कि सिर्फ नैतिक हो, जो नैतिक हो और सामाजिक हित में वृद्धि करते हैं, यानी सामाजिक हित को भी महत्व देते हो और क्या हो, नैतिक भी हो, ठीक है। और जो है, जो व्यक्तियों के विकास के लिए बाह्य परिस्थिति आवश्यक है वही अधिकार होते हैं, और अधिकार विवेकपूर्ण जीवन के विकास के लिए आवश्यक बाह्य परिस्थितियां हैं। ग्रीन आदर्शवादी सिद्धांत का प्रमुख समर्थक है, ठीक है। ग्रीन जो है इसका अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत का प्रमुख समर्थक है। 9 क्वेश्चन है, प्रतिकारी न्याय सिद्धांत निम्न में से किस एक पर आधारित है? अवरोधक दंड पर सिद्धांत पर, प्रतिशोध सिद्धांत पर, सी है अपराधी के सुधार के लिए दंड पर, पापी से नहीं पाप की प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर। और 9 क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए, अवरोधक दंड सिद्धांत पर। यानी प्रतिकारी न्याय सिद्धांत का सरोकार लोगों के परस्पर लेन देन को नियमित करने तथा अपराधों के दंड निर्धारित करने से है। यह न्यायाधीश के विचार के क्षेत्र में आता है, ठीक है। यानी लेन देन यानी दंड का सिद्धांत, यानी प्रतिक्रिया के रूप में क्या दंड दिया जाए। अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसको प्रतिक्रिया के रूप में उसको दंड दिया जाना चाहिए, ऑप्शन ई। 10th है, फ्रांस उद्घोषणा मानवाधिकार 1789 आधारित था। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत पर, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत पर, या अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत पर, या अधिकारों के कल्याणकारी सिद्धांत पर। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत पर। तो अधिकारों के प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत 17वीं 18वीं शताब्दी में बहुत जो प्रचलित रहा था, और फ्रांस उद्घोषणा मानव अधिकार 1789 अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित है, जो 1789 में कार्य क्रांति हुई थी फ्रांस की, ठीक है। चलिए 11th क्वेश्चन है, न्याय सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से किसने भिन्नता सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? जॉन रॉल्स ने, अरस्तु ने, सेंट अगस्टाइन ने, या एबी डायसी ने? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन रॉल्स। तो जॉन रॉल्स ने न्याय सिद्धांत के संदर्भ में भिन्नता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और इस सिद्धांत के अनुसार हीनतम स्थिति वाले लोगों का अधिकतम लाभ होगा, यानी जो हीन स्थिति वाले लोग हैं उनका अधिकतम लाभ होगा। 12 क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास से अभिप्राय है। राजनीतिक विकास से क्या अभिप्राय? संपूर्ण राज्य का विकास होना चाहिए, लोगों की चेतना का विकास होना चाहिए, राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास, या राजनीतिक भद्रजन का विकास। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास। राजनीतिक विकास से तात्पर्य है, यानी राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास होना चाहिए, और राज्य पर समस्त नागरिकों के समान हितों का दायित्व होता है, जबकि समुदाय विशिष्ट उद्देश्य तथा प्राय अपने सदस्यों की हितों के लिए होते हैं, जो समुदाय होते हैं। 13 क्वेश्चन है, सैमुअल हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक पतन के लक्षण है। जटिलता तथा सुसंगतता, कठोरता तथा सुसंगतता, सहजता तथा कठोरता, ठीक है। और जटिलता तथा कठोरता। और राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी जटिलता तथा सुसंगतता। यानी राजनीतिक पतन के बारे में हंटिंगटन कहते हैं कि किसी राजनीतिक व्यवस्था के संस्थानीकरण की परिभाषा उसकी अनुकूलता होती है, जटिलता होती है, स्वायत्तता होती है, और उसके संगठन और प्रक्रियाओं की संगठिता द्वारा की जा सकती है। और इसी प्रकार जो कोई संगठन है, ठीक है, किसी संगठन अथवा प्रक्रिया विशेष के संस्थानीकरण के स्तर को भी अनुकूलता, जटिलता, स्वायत्तता तथा सुसंगतता द्वारा मापा जा सकता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। न्याय से अभिप्राय है। 14 क्वेश्चन है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता, औचित्य के आधार पर भेदभाव हो सकता है,
बहुसंख्या के दृष्टिकोण की संगति से भेदभाव हो सकता है, राजा की इच्छा के अनुसार भेदभाव हो सकता है। और 14 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता। यानी सीई मेरियम कहते हैं कि न्याय उन मान्यताओं उन प्रक्रियाओं का योग है। कौन कहता है? सी ई मेरियम। ठीक है, तो मेरियम का कहना है कि न्याय उन मान्यताओं और प्रक्रियाओं का योग है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को वे सुविधाएं और अधिकार जुटाए जाते हैं जिन्हें क्या कहता है, समाज जो होता है उसे उचित मानता है या उचित समझता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ये, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता। न्याय से अभिप्राय या न्याय का मतलब होना चाहिए। 15 और लास्ट क्वेश्चन है, लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की समानता, सामर्थ्य तथा विशिष्टीकरण दृष्टिकोण को अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में प्रदर्शित किया है? राजनीतिक विकास, राजनीतिक सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विकास, नागरिक संस्कृति या नागरिक सांस्कृतिक तथा राजनीतिक आधुनिकीकरण। तो लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की समानता, सामर्थ्य और विशिष्टीकरण दृष्टिकोण को अपनी प्रसिद्ध और चर्चित जो कृति थी राजनीतिक संस्कृति तथा राजनीतिक विकास में प्रदर्शित किया है। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या किया है, लुसियन पाई ने इसमें इसको प्रदर्शित किया है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। और हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट जरूर किया करिए, इससे थोड़ा सा हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।